गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं 11th क्लास, 12th क्लास और आईआईटी और नीट में केमिस्ट्री का टॉपिक जो 9th क्लास से वैसे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 11th और 12th का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो केमिस्ट्री को जीरो से सीखना चाहते हैं, जिन बच्चों के अभी भी केमिस्ट्री समझ से बाहर है या जो 10th पास आउट हैं, उनको अब केमिस्ट्री सीखने का ये विचार है कि हम कैसे सीखें, क्या करें। तो मैं आज उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जो केमिस्ट्री को जीरो से सीखना चाहते हैं। तो अपन सबसे पहले केमिस्ट्री को जीरो से सीखने के लिए हम उसकी छोटी छोटी चीजों पर विचार करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास, 11th, 12th या आगे की जो भी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे विशेषकर आईआईटी या नीट के लिए, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज केमिस्ट्री की आवर्त सारणी है। और आवर्त सारणी को अपन चंद सेकंडों में कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बना करके बताऊंगा। तो आप देखिए पूरा वीडियो। सबसे पहले हेडिंग डालें आवर्त सारणी। इसमें 4 ब्लॉक होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन 4 ब्लॉकों में ये पूरी सारणी बटी हुई होती है। तो किस प्रकार से अपनी सारणी को बनाएंगे, तो आप कागज लें और मैं जैसे बना रहा हूं वैसे वैसे आप इसको बनाते रहें। मेरे साथ साथ आप काम करते जाइए। कुछ बच्चों के मन में ये आएगा कि ये आवर्त सारणी तो हम कभी भी सीख सकते हैं। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये ऐसा भ्रम है कि मैं कभी भी इसको सीख सकता हूं, कभी भी बना सकता हूं, तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये तो उन बच्चों के लिए है जो ये चाहते हैं, आते हुए भी ये चाहते हैं कि मुझे केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। तो वो बच्चे पेन उठाएं और ये बनाना सीखे, क्योंकि बना लेंगे इनमें कुछ नहीं है, काम अपने को करना ही पड़ेगा। तो साथ साथ बनाएं। देखो, जो मॉडर्न आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल है उसमें 7 तो आवर्त है। कितने आवर्त हैं? 7। अब बात ये हो गई कि आवर्त कैसे कहते किसे हैं। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, अर्थात दाएं से बाएं जो जाएंगे, वो पंक्तियां क्या कहलाएगी? आवर्त कहलाएगी। और 18 इसमें होते हैं वर्ग, जिसको अपन ग्रुप कह सकते हैं। ऊपर से नीचे जिनमें भी अपन चलेंगे वो क्या होंगे? ग्रुप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये तो हो गए आवर्त। क्या हो गए? आवर्त, जिसमें अपन बाएं से दाएं जाए। फिर क्या है? वर्ग अपने को चुनना है। तो देखो, कास्टिंग आप इनको साथ साथ बनाते जाएं। और सबसे पहले मैं आपको एस और पी ब्लॉक, अपन डी ब्लॉक बाद में ले लेंगे, एस और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो ये डी ब्लॉक है, वो इस श्रेणी सारणी के क्या आएंगे? सेंटर में आएंगे, बीच में आएंगे। तो आप इसमें क्या कर लो, कितने आपको ध्यान है कि 3 से स्टार्ट होंगे। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो जितने भी बचे हैं 9, 10 कॉलम हैं, इनकी आप एक बार क्या कर दो? जगह छोड़ दो। तो मैं स्टार्ट करूंगा पी। ये तो देखो, 2 जो वर्ग हैं वो होंगे एस ब्लॉक के। किसके होंगे? एस ब्लॉक के। और इधर अपन बीच में आपको जगह, फिर मैं आपको कह रहा हूं, ये बीच की आपको जगह छोड़नी है जहां अपन डी ब्लॉक को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पूरा इतने एक साथ बनाना
शायद संभव नहीं है, क्योंकि बोर्ड की साइज है वो कुछ छोटी है। तो मैं आपको वो जो डी ब्लॉक का मैटर है वो आपको मैं आगे इसी वीडियो में बता दूंगा। तो यहां से मैं ये जगह छोड़ करके और यहां से मैं पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहा हूं। देखो पी ब्लॉक है वो 13वें वर्ग से शुरू होगा, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 18 तो होते हैं आवर्त सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 तो हो गए वर्ग और 7 क्या हो गए आवर्त। अब सबसे पहले पहले वर्ग में क्या आएगा, तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, हेलिना रब से करे फरियाद। हेलिना, हेलिना रब से, या यहां लिखे नीचे से करे फरियाद। ये तो देखो है का मतलब यहां क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ली का मतलब हो जाएगा लिथियम, ना का मतलब हो जाएगा Na, और क्या हो गया पोटेशियम के। हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। थोड़ा सा वर्ड को ध्यान रखना, हेलिना करे रब से फरियाद। तो ये करे का मतलब किया गया, रब का मतलब हो गया आरबी, और से का मतलब हो गया सीई, और फरियाद का मतलब हो गया एफ आर, फ्रांसियम जिसको अपन कहते हैं। तो आपको शायद समझ में आया होगा क्या है ये, हेलिना करे रब से फरियाद। है का मतलब क्या हो गया हाइड्रोजन, ली का मतलब क्या हो गया लिथियम, Na का मतलब ना का मतलब हो गया सोडियम, करे के का मतलब के, और रब आरबी, और से सीई, और फरियाद से हो गया एफ आर। उतार लें एक बार। दूसरा यहां से आएगा ये सी एस, ध्यान देना सही है, सही लिखना सी एस, सीजीएम है ये। यहां से अपन दूसरा वर्ग, ये पहले वर्ग का काम हो गया हेलिना करे रब से फरियाद। ऐसे ही दूसरा अपन करेंगे कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आज के मॉडर्न युग में राजी तो क्या होंगे, नाराज ही होंगे, लेकिन अपन इस प्रकार से इसको याद करेंगे। तो बेटा का मतलब हो गया बीई, मांगे का मतलब एमजी, कन्या का मतलब सीए, और सुंदर का मतलब क्या होगा एस आर, और बाप का मतलब हो गया बीए, और राजी का मतलब हो गया आर ए। तो आपके पास दो वर्ग तैयार हो गए, पहला वर्ग ये दूसरा वर्ग। पहले वर्ग में हेलिना करे रब से फरियाद, दूसरा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या कई यहाँ रोए भी लिखते हैं, तो रोए है तो वो भी आ रहे होगा राजी के लिए भी। ये तो अपने दो जो एस ब्लॉक हैं वो हुआ, ये एस ब्लॉक आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ते हैं कौन से पी ब्लॉक के बारे में। जो डी ब्लॉक या ए ब्लॉक ये दोनों है। हाँ तो मैंने देखो पूरा जो पी ब्लॉक है वो बोर्ड में बना दिया है, क्योंकि ऐसे अपन साथ साथ बनाएंगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो अपन 13वां वर्ग कैसे सीखेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैले में। तो बी हो गया, एल हो गया, जी ए आई एन और टी एल। फिर 14वां वर्ग कैसे पढ़ेंगे, काशी गए सब पंडित हो। तो का को सी ए सी एस आई, जी गए एस एन सब और पीबी। यहाँ थोड़ा सब दोनों में ध्यान रखना,
पहले SN आएगा और उसके बाद में आएगा SB। फिर 15वें वर्ग में क्या होगा, देखो नाना पापा आंसू सब बीमार, तो NN, पापा PAS, आंसू सबका SB और बीमार का BI। ऐसे 16वां वर्ग है, उसमें क्या लिखेंगे, ओल्ड स्टाइल से टिपो, यानी पुरानी स्टाइल से टिपना चाहिए, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। तो ओल्ड का मतलब O हो गया, स्टाइल S, शे का SE हो गया, टी का TE हो गया, पो का हो गया PO। ऐसे अपन 17वां वर्ग याद रखेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, यानी इतने दिन क्या पता कहीं पियर गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी, तो ये कल बाहर आई है, तो उस पर बना लिया है। फिर का AP हो गया, कल का CL हो गया, बाहर का BR हो गया, आई का आई हो गया, AT का हो गया आंटी। और लास्ट नैनी और करो जीरो पर रन आउट, नैनी का NE हो गया, और का AR हो गया, KR का करो हो गया, जीरो पर अक्सी यानी जीरो, और रन क्या हो गया, रन आउट। इस प्रकार से ये आपके दो ब्लॉक, ये दोनों हैं वो S ब्लॉक के तत्व हैं, और ये दोनों हैं P ब्लॉक के तत्व हैं, और ये दोनों ये 11वीं क्लास में काम में आएंगे। 12वीं में सिलेबस में D और F दो ही ब्लॉक, और एक P ब्लॉक भी दिया हुआ, सॉरी D, P, D और F तीनों ब्लॉक 12वीं में है, और S ब्लॉक के बारे में जो स्टडी है वो है 11वीं क्लास में। अब अपन बात करते हैं D ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, तो वो भी मैं अभी आपको मिनटों में सिखा दूंगा। ये मैंने बना दिया आपका जो D ब्लॉक है। D ब्लॉक कहां से शुरू होंगे, तीसरे वर्ग से और चौथे आवर्त से शुरू होंगे, ध्यान रखना ये आवर्त चौथे से है और तीसरा इनसे वर्ग तीसरे से लेकर के 12वीं तक। तो सबसे पहले चौथे आवर्त में है साइंस SC, टीचर TI, विनीता V, कृपलानी CR, MN मन, फे का मतलब FE, को का मतलब CO, नी का मतलब NI, क्यों का CU, और जिन का जला रही हो, ये ध्यान रखना। तो इसका शॉर्टकट क्या हो गया, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जला रही हो। फिर इसके बाद में 5वां आवर्त, ये का Y, जिंदगी का JR, NB का नहीं, मोहब्बत का M, और TC का तुम्हारी, RU का रो, RH का रोकर, PD का पुकारेगी, AG का आज, और चांदनी यानी CD, यानी ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी तुम्हारी। ध्यान रखना, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी तुम्हारी। फिर ऐसे ही यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ये लेंथेनाइड है, लेंथेनम बोलते हैं इसको, और एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी अपन अलग से बनाएंगे जो F ब्लॉक में आएगी। इनमें होगा ये 57। अब 57 से आगे 14 आप तत्व गिन लेना, वो अपन नीचे बनाएंगे। ऐसे एक्टिनियम के भी अपन 14 तत्व नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया ला हफ्ता वरना रे, और इधर पिटाई और होगी, यानी ला का मतलब LA हो गया, हफ का मतलब HF, ता का मतलब TA, वरना का W, रे का RE, और का OS, इधर का IR, पिटाई का हो गया PT, और का AU, और HG का क्या हो गया, होगी। ऐसे लास्ट में एक्टिनियम है जो अपन एक्टिनाइड श्रेणी अलग से बनाएंगे। तो ये हो गई AC रफ डब सगाई में भी हंस मत, 10 रंग चेंज होंगे, और एक फ्यूचर में पता भी है कि सगाई हो जाती है तो भी आपको क्या नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। तो उसी पे मैंने बना दिया है AC रफ, AC का मतलब AC, रफ का मतलब RF, डब का मतलब DB, सगाई का मतलब SG, BH का मतलब V, HS का मतलब हंस, MT का मतलब मत, 10 का मतलब DS, रंग का मतलब RG, और चेंज का मतलब CN, यानी रफ डब सगाई में भी हंस मत, 10 रंग अभी चेंज होंगे। इस प्रकार से ये आपका कौन सा ब्लॉक कंप्लीट हुआ, D ब्लॉक। अब अपन 2 ब्लॉक और रह गए जो F ब्लॉक के हैं, वो अपन अभी नीचे बना रहे हैं। जो एक तो कहां से शुरू होंगे, लेंथेनम के बाद में, और एक एक्टिनम। लेंथेनम के बाद में शुरू होंगे उनको कहेंगे अपन लेंथेनाइड श्रेणी, और एक्टिनम के बाद में शुरू होंगे उनको अपन कहेंगे एक्टिनाइड श्रेणी। देखिए ये देखिए आपके जो दोनों F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको बोर्ड पे बना दिए हैं। ये तो कहां से शुरू होगा, लेंथेनाइड के बाद में, इसलिए इसको कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। और ये होता है एक्टिनियम 89 के बाद में, जिसको कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। तो ये होगा सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौट आओ, यानी सीने का CE, पर का PR, नदियां का ND, प्रेम की PM, समाई का अर्थ SM, यू का EU, गदगद का GD, तब का TB, दिल का DY, हुआ HO, और का ER,
तुम का TM और अब का YB और लोड का मतलब LU। फिर ऐसे ही जो अपनी एक्टिनाइड श्रेणी है उसमें क्या था पर यू नवाब पूरा अमेरिका और CM बीकानेर का सब इस फेमस मूड ने लेकर। तो था का TH हो गया, P का PA पर UU, नवाब का NB, पूरा का PU, अमेरिका का AM, CM का CM, बीकानेर का BK, सब का SF और इसका ES हो गया, फेमस का FM हो गया, मूड का MD, N का N और LR का हो गया लेकर। इस प्रकार से ये आपकी जो सारणी है, आप मात्र 1 घंटे थोड़े से आप ट्राई करोगे तो ये सारणी पूरी सीख जाओगे। पूरी सारणी सीखने का अर्थ कि अपन अब जीरो से केमिस्ट्री में क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे प्लस हो रहे हैं। ऐसे यदि आपके पास सारणी नहीं है तो आपको ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ना इनऑर्गेनिक, ना फिजिकल कोई सी केमिस्ट्री आपको समझ में आने की संभावना नहीं है। अब अपन आगे लेकर के चलते हैं सबसे पहले डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो जब भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी है आपको प्रत्येक वर्ड का मीनिंग ध्यान होना चाहिए, मीनिंग अर्थ उसका भावार्थ ध्यान होना चाहिए। अब डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक की पहले तो आपको परिभाषा ध्यान होनी चाहिए। डी ब्लॉक तो मैंने आपको बता दिया कि तीसरे से लेकर के कहां तक 12वें वर्ग तक जो भी हैं वो किस श्रेणी में आएंगे, डी ब्लॉक में। अब इसकी आपको ध्यान है कितनी श्रेणियां होगी, 4 श्रेणियां होगी, जिसको अपन पहला कहेंगे 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी के रूप में। तो डी ब्लॉक तत्व की पहले तो परिभाषा क्या होगी, तो आप परिभाषा लिखें, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, सबसे, उपकोष का अर्थ क्या होता है, सबसे, उपकोष में प्रवेश करता है, वे तत्व क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे आपके पास में एग्जांपल के रूप में देता हूं, मान लो आपने स्केडियम को लिया है, तो इस स्केडियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं, आप सबको ध्यान है कितने हैं, 21 हैं। तो 21 का आप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s। फिर मैं दूसरा और लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। इसमें लिखेंगे, देखो कितने हो गए, 2 4 6 10 12 18 18, ये 2 20 और लास्ट का 1 21। इसमें कितने हो गए, 18 और 3, देखो कितने हो गए, 4 10 10 6 16 18 18 19 19 और 3 कितने हो गए, 22, ज्यादा हो गए क्या, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2, ये हो गई 21। अब आपको इन दोनों में एक और लिख देता हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 है, 4s2 और 3d1। इन तीनों में आपको ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। तो सबसे पहले अपन इस एग्जाम्पल को नहीं देख करके सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपको 2 छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। 20 के बाद में एक तो आपको n+l का रूल ध्यान रखना है, n+l का अर्थ क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास समस्या ये है कि अपन पहले अब 3D में भरे या 4s में भरे, तो आपके पास एक तो 4s कोस और एक है 3D। अब इसमें n+l के रूल से देखना है कि जिसका योग कम आ रहा है, जिसका योग क्या आ रहा है, कम, उसमें अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गया। ऐसे तो अपने को देखने से एनर्जी का तो पता चलता नहीं है, आधे ये बोल देते हैं कि इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका, 4s का एनर्जी है वो 3D से कम होगा, लेकिन वो अपन एनर्जी चेक किससे करेंगे, जांच किससे करेंगे, इस n+1l के रूल से। तो n का अर्थ होता है जो सबकोष या उपकोषों की संख्या दे रखी, वो तो n का मान होता है, और l का मान s उपकोष के लिए होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए होता है 3। तो अब अपन इसमें चेक करेंगे कि सबसे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे या 3D में। तो 4s में n+l के रूल से कितना योग हो रहा है, देखो 4 + l, s के लिए कितना है 0,
इसका योग कितना हो गया 4। 3d के लिए कितना हो रहा है देखो, n का मतलब 3 और प्लस l का, d का मान कितना है 2 तो 5। तो इसका मतलब हमेशा पहले कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन भेजे जाएंगे 4s में। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो 4s नंबर आएगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पहले 3d का नंबर आ रहा है। अपने को लिखना ही पहले 4s का, वही राइट होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर इसमें देखो 4s में, अब इसमें ये s उपकोष पूरा भरने से पहले 3d में भर दिया, इसलिए ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये लास्ट में s कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहाँ है 3d में, तो यानी ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या है राइट है। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन देखो किस कोष में प्रवेश, उपकोष में प्रवेश किया है डी में, इसलिए ऐसे तत्वों को अपन क्या कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब अपन इनका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 इंटू डी। अब डी में एक से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन, आप सबको ध्यान है कि डी एस ब्लॉक में अपन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, पी ब्लॉक में हम कितने भरते हैं 6, डी ब्लॉक में कितने भरते हैं 10, और एफ ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा n-1, डी में एक से लेकर कितने हो सकते हैं 10, और n-s इसमें एक से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अपन किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस सूत्र से रख करके ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा अपन पॉइंट लेते हैं, सबसे पहले अपन ले लेते हैं 3D श्रेणी, जो कहां से शुरू होगी स्कैंडियम 21 से शुरू होकर के ये चलेगी जिंक कितने तक 30 तक। स्कैंडियम के बाद में होगी, मैं यहां लिख देता हूं, ये है थर्ड श्रेणी। स्कैंडियम बाद में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इधर लिख देते हैं अपन कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अब अपने इनका सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इनका सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास शॉर्ट में लिखने के लिए आपको सबको आर्गन तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास 18 तक ध्यान है। अब 18 के बाद में इनमें क्या आएगा 3D और 4s, ये आएगा, या आप 4s को पहले लिख सकते हो, तो अपन ऐसे ही लिखें इसको, या रहने दो 3D, क्योंकि गिनती के हिसाब से पहले 3D आ रहा है उसके बाद है 4s, तो ये सब में लिख लेंगे अपन 3D 4s, 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 यानी सब में आर्गन तो है ही, उसके बाद में 3D 4s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बनना है, तो इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब 18 तक तो यहाँ आ गया, आप सबको ध्यान है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो परमाणु क्रमांक कितना होता है 18 होता है। अब 18 के बाद में इसमें कितने बच गए 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा कोष भरेगा, पहले s, उसके बाद में एक बार अपन अपने रूल से भरते जाते हैं, उसके बाद में इनमें कुछ में परिवर्तन है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ रीजन के साथ में। कोई भी चीज अपन रट के नहीं तैयार करेंगे, समझ के तैयार करेंगे। बस बात आपके जज्बे की है, आप में जज्बा होना चाहिए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी ये सब का आप आसानी से भर सकते हो। सबसे पहले 4s जो लास्ट का उपकोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, जो बच रहे हैं वो डी में भर दो। लेकिन इनमें 2-3 है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है गलत है। एक तो जो क्रोमियम का है इसका मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा, और एक आपका जो कॉपर का है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं अलग से बताऊंगा। इन 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है गलत है, कैसे है वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। इसको आप
वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हो। इसमें मैं समझता हूँ आपके कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से लिख सकते हो, ना कोई रटने की चीज है। अब इन दो के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, और मेन एग्जाम में इन दो में से पूछने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सब कुछ लिख लेंगे, इन दो में ही दिक्कत आएगी। तो यदि आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दोगे तो ये गलत है। अब गलत क्या है, आप हमेशा चीज को ध्यान रखो कि पूर्ण पूरित या अर्धपूरित या पूरे खाली, पूर्ण खाली या पूरे खाली, ये कक्षक है वो अन्य कक्षकों के बजाय क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। और यदि ये स्थिति अपने को प्राप्त होने वाली हो तो अपन एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉनों का प्रमोट करके, एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके अपन ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो यौगिक तत्व होगा वो अधिक स्थायी होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अधिक स्थायी होगा। कैसे होगा देखो, अब मैं इस s उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन इस, क्योंकि जो 3d और 4s है इन दोनों उपकोषों की ऊर्जाओं में बहुत ही कम अंतर है, यानी बहुत ही क्या है, कम अंतर है। इसलिए ये जो s या d के जो भी इलेक्ट्रॉन है ये आपस में आदान प्रदान हो सकते हैं। तो क्या होगा, इस 4s का एक इलेक्ट्रॉन क्रमोन्नत होकर के कहां आ जाएगा, 3d में आ जाएगा। तो इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, आर्गन, और ये हो जाएगा 3d5 4s1। अब देखो इसमें s उपकोष है वो भी आधा खाली है और 3d है वो भी आधा खाली है। इसमें देखो s तो पूर्ण भरा हुआ था, लेकिन d ना पूरा खाली है ना पूरा भरा हुआ है ना आधा खाली है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बजाय ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी है। और अधिक स्थायी होने का कारण क्या है कि पूर्ण पूरित, अर्धपूरित और पूरे खाली इलेक्ट्रॉन वो कक्षक हैं वो अन्य कक्षकों की बजाय क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। और अधिक स्थायी होने के कारण क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होकर के स्थायी हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसलिए अब राइट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो ये होगा, नहीं कि ये। इसी प्रकार अपन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो क्या होगा, कॉपर का आप समझ गए होंगे 3d10 4s1। इस प्रकार से इस कारण सहित ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने गए हैं आप बिल्कुल इसका अभ्यास करना। और यदि फिर भी नहीं है आपको कुछ समझ में या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसके बाद में अपन अगली हेडिंग लेते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती है, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व धात्विक होते हैं। धात्विक आप मैं समझता हूं सब अर्थ जानते होंगे, यानी धातु किसे कहते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धात्विक कहलाते हैं। दूसरा, डी ब्लॉक के अधिकतर तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ एक जो अनुचुंबकीय है ये नया वर्ड है। अनुचुंबकीय का अर्थ क्या होता है कि जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यानी युग्म यानी पेयर के रूप में उपस्थित नहीं होंगे, एक या दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, तो वो क्या उत्पन्न करेंगे, रंग उत्पन्न करेंगे। यानी उनमें चालकता, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी, चालकता, और उनके कारण इनमें क्या विद्यमान रहेगा, रंग। तो यानी वो तत्व क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे, यानी वो चुंबक की भांति, अनुचुंबकीय यानी चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे। उसका कारण क्या है, मैं डिटेल से बताऊंगा आपको कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण कोई भी तत्व है वो किस प्रकार का व्यवहार या बिहेवियर करेगा, वो अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा। तीसरा, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील या परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, छोटी क्लास में अपन इसको संयोजकता के नाम से पुकारते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बात यह एक ऑक्सीकरण अवस्था तो मैंने चलो आपको कह दिया कि संयोजकता से अर्थ है,
लेकिन यहाँ एक वर्ड आएगा परिवर्तित। परिवर्तित का मतलब इसमें क्या होते हैं कि जो लास्ट का उपकोष है या जो खाली या डी उपकोष है उसमें क्या होते हैं, अयुग्मित रूप से अनेक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये जो तत्व है डी ब्लॉक के तत्व हैं ये क्या करेंगे, एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था, +1 भी दर्शा सकते हैं, +2 भी, +3 भी, +4 भी, जैसी इनके यौगिक में सिचुएशन होगी उसके अनुसार ये ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करके उस तत्व या यौगिक के साथ में क्या बना लेंगे, संकुल बना लेंगे। इसलिए ये जो द्विब्लोक के एलिमेंट्स हैं ये कौन सी अवस्था, परिवर्तित ऑक्सीजन अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। फिर चौथा है, ये तत्व है संकुल यौगिक भी बनाते हैं, संकुल यौगिक भी बनाते हैं, यानी अन्य तत्वों या यौगिकों के साथ में जुड़कर एक बड़ा यौगिक। फिर पांचवा, ये तत्व है अंतराकाशी यौगिकों के साथ भी अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, इसे लिख लो, बनाते हैं। यानी इनमें होता क्या है, कोई भी कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के बाद में वहां क्या बचाते हैं, होल या रिक्त स्थान बच जाते हैं, उनमें छोटे तत्व जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऐसे तत्व है, उन छोटे जो रिक्त स्थान है उनमें आकर के ये एडजस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसे यौगिकों को अपन क्या कहेंगे, अंतराकाशी यौगिक। इस प्रकार से आज अपन इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इन जो भी ये मेन बातें हैं इनके ऊपर मैं अगले वीडियो में जो कल ही लेके आ रहा हूं उसमें मैं आपको एक एक जो ये बिंदु मेन बात है, जैसे अनुचुंबकीय होते हैं, धात्विक होते हैं, परिवर्तित ऑक्सीजन अवस्था होती है, संकुल यौगिक होता है, अंतराकाशी यौगिक होते हैं, इनके ऊपर मैं आपको एक एक के ऊपर पूरी डिटेल से विस्तार से चर्चा करूंगा। तो मैं समझता हूँ, आई एम होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कोई पढ़ाने में कोई आपको सुधार की गुंजाइश लगती हो या आपके कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू।